नमस्कार। मैं उमाकांत सोनी आकार लॉ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ एलआरसी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक नई गाइडलाइन आई है, जिसमें धारा 257 सेक्शन 257 का मार्गदर्शक सिद्धांत दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ एलआरसी की जो धारा 257 है, सामान्यतः सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन करती है और राजस्व न्यायालय की अधिकारिता को अनन्य क्षेत्राधिकारिता या एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट का प्रावधान करती है। कहने का अर्थ अगर इसको समझें तो ये है कि राजस्व न्यायालय की एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होती है, अर्थात भूमि संबंधी मामले, खेती संबंधी जो मामले होंगे, इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ही विशेष पावर होता है। और जहाँ जहाँ पर भी छत्तीसगढ़ एलआरसी की कार्यवाहियाँ प्रावधानित की गई हैं या उनकी क्षेत्राधिकारिता में रखी गई हैं, वहाँ पर किसी भी सिविल न्यायालय की कोई अधिकारिता नहीं होगी। ठीक, तो इसी बात पर एक केस आता है और उस केस को हम समझेंगे। जैसे केस का नाम, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्तमान केस है वो है खोरा मृत विधिक उत्तराधिकारी या विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से और अन्य बनाम मोहर साई और अन्य। केस का नाम ध्यान समझिएगा, खोरा मृत विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से और अन्य बनाम मोहर साई और अन्य। कहने का अर्थ यह हुआ कि एक व्यक्ति अपनी जमीन बेच देता है और बाद में उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि एसटी कैटेगरी के हैं, वह केस लगाते हैं संपत्ति प्राप्त करने के लिए। तो इस केस का नाम बहुत ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ एलआरसी में अभी सुप्रीम कोर्ट में करंट में ही, इसकी डेट मैं आपको डिस्कस कर दूं, 20 फरवरी 2023 को ही आया है। तो जो भी छत्तीसगढ़ सिविल जज का पेपर अभी दे रहे हैं, उन विद्यार्थियों को इस केस लॉ के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। और इसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि मेन क्वेश्चन इसमें था कि क्या धारा 165 और धारा 170, जिसमें एसटी कैटेगरी की जमीन के अंतरण के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की संपत्ति के बारे में प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में क्या कलेक्टर किसी विक्रय विलेख को फर्जी और बेनामी संव्यवहार घोषित कर सकता है। ध्यान से समझिएगा, कलेक्टर का मतलब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही है, अर्थात राजस्व न्यायालय। तो राजस्व न्यायालय की अनन्य क्षेत्राधिकारिता है, तो क्या कलेक्टर ने बेनामी संव्यवहार या एसटी के संबंध में विक्रय विलेख को यदि डिसाइड कर दिया है, तो यह उसकी एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होगी कि सिविल कोर्ट की अधिकारिता भी बनती है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें उत्पन्न हुआ कि धारा 257 के अंतर्गत क्या यहाँ पर विक्रय विलेख के फर्जी या बेनामी होना या वैध होना घोषित करने संबंधी दीवानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार धारा 257 छत्तीसगढ़ एलआरसी द्वारा वर्जित है, क्या बार्ड किया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहे कि क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा 165-170 के बीच की गई कार्यवाहियों का सिविल न्यायालय विचारण कर सकता है कि नहीं, क्षेत्राधिकारिता में आ सकता है कि नहीं। और दूसरा है कि धारा 257 के अंतर्गत क्या एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन के अंतर्गत ऐसी कार्यवाहियां आती हैं या नहीं आती। तो अब इन दोनों क्वेश्चनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसको समझिएगा। देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में जब क्वेश्चन एराइज हुआ तो वहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। पहली चीज तो यह है कि धारा 257 का जो निर्णय हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर 257 के अंतर्गत दीवानी न्यायालयों के वर्जन की बात पढ़ी जाए तो वह केवल ऐसे मामलों पर ही लागू होगी जिन्हें निर्धारित या विनिश्चित करने या निस्तारित करने के लिए राजस्व प्राधिकारी या रेवेन्यू अथॉरिटी सशक्त है। कहने का मतलब, जैसे लैंड रिकॉर्ड के संबंध में, रिकॉर्ड ऑफ राइट के संबंध में, अगर कहीं पर एमपी एलआरसी, छत्तीसगढ़ एलआरसी, लैंड रेवेन्यू कोड जो हैं, खेती की जमीन संबंधी जो प्रावधान किए गए उनके लिए राजस्व न्यायालय या राजस्व प्राधिकारी इम्पावर्ड किया गया है, तो वहाँ पर उनके लिए
अब दीवानी न्यायालयों की मामले की कोई अधिकारिता नहीं होगी। जैसे डिमार्केशन होता है, सीमांकन, मैं कह रहा हूँ ये मेरी ज़मीन है, आप कहते हो ये मेरी ज़मीन है, दोनों के सीमांकन की बात आती है, दोनों गांव की ज़मीनें हैं, तो वहाँ पर तहसीलदार या नायब तहसीलदार, ये भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं राजस्व न्यायालय की शक्तियाँ इनको जो मिलती है, तो उनके द्वारा किया गया निराकरण पूर्ण होता है। तो यही क्वेश्चन उत्पन्न हुआ कि 257 में एक बेनामी संव्यवहार या 165 के अंतर्गत अगर कलेक्टर या राजस्व न्यायालय द्वारा कोई निर्णय कर दिया गया है तो उसमें व्यवहार न्यायाधीश या व्यवहार न्यायालय के समक्ष क्या प्रान्याय का नियम लागू होगा, क्या दोबारा फिर से उसके उत्तराधिकारी सिविल सूट दायर कर सकते हैं कि नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल समझें कि कलेक्टर ने कह दिया या कलेक्टर की अनुमति हो गई कि भाई आपने अपनी ज़मीन अपनी स्वेच्छा से बेचा है और इसका निराकरण कर दिया 165 के अंतर्गत। अब यहाँ पर उसके मामले में चूंकि इसके टाइटल की बात है तो उसके क्या एलआर जब सिविल कोर्ट में वाद दायर करते हैं कि हमारे दादा परदादाओं की ज़मीन को या हमारे पिताजी की ज़मीन को जो कि एसटी कैटेगरी के थे, बिना एसटी कैटेगरी वाले व्यक्ति को इन्होंने संपत्ति बेच दिया, मतलब एसटी ने जनरल या ओबीसी वाले को संपत्ति बेच दिया है या एससी कैटेगरी वाले को बेच दिया है, तो और ऐसी जो कार्यवाहियां थी कलेक्टर के कार्यालय में चली और कलेक्टर ने उसका अंतिम निराकरण कर दिया है। तो क्या एसटी कैटेगरी का कोई व्यक्ति जो उनका एलआर है, जिन्होंने संपत्ति बेचा था, उनका एलआर अब दीवानीवाद लाने से प्रान्याय या रेस जुडिकेटा के अंतर्गत बाढ़ किया गया कि दोबारा की सुनवाई नहीं होगी। तो इसी मामले में ये सब पॉइंट जो लिखे हैं कि 257 का निर्वचन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीवानी न्यायालयों पर वर्जन या दीवानी न्यायालयों का जो वर्जन है बार ऑफ सिविल कोड केवल ऐसे मामलों में ही है जिनमें निर्धारण या विनिश्चित करने की शक्ति राजस्व प्राधिकारियों को है, हर मामले में नहीं। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, नोट करना है, पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण है, इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यह भी कहा कि अगर गैर जनजाति के लाभ के लिए किया गया कोई संव्यवहार है, अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई गैर जनजाति के संबंध में या जो एसटी नहीं है उसके लाभ के लिए कोई संव्यवहार हुआ है, तो वहां पर केवल राजस्व प्राधिकारियों का ही क्षेत्राधिकार नहीं हो सकता है, केवल एक्सक्लूसिव जुडिक्शन नहीं हो सकती। अर्थात कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इस मामले का निराकरण रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा हो गया है तो अब इसका सिविल सूट नहीं होगा, ठीक है। तो राजस्व प्राधिकारी के द्वारा किया गया निर्धारण किसी दीवानीवाद के कार्यवाही में प्रान्याय के रूप में लागू नहीं होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीपीसी की धारा 11 प्रान्याय के संबंध में प्रावधान करती है कि अगर एक बार समान पक्षकार समान हित कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर कोई निर्णय कर दिया है सुनवाई करने के उपरांत, तो ऐसे मामलों पर प्रान्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा, प्रान्याय का सिद्धांत लागू होगा, प्रान्याय का सिद्धांत लागू होता है। अर्थात एक समान पक्षकार हो, समान विषय वस्तु हो, समान पक्षकार समान विषय वस्तु कॉम्पिटेंट पार्टी हो, और सुनवाई करने के उपरांत यदि सिविल न्यायालय ने कोई या न्यायाधीश ने कोई निर्णय दे दिया हो तो उसी मामले पर दोबारा फिर से सुनवाई नहीं होगी, इसे कहते प्रान्याय। तो क्या राजस्व न्यायालय जो कि सीपीसी की धारा 5 के अंतर्गत, सीपीसी की धारा 5 में कहा गया कि राजस्व न्यायालयों पर भी सीपीसी लागू होगा, तो क्या ऐसी परिस्थिति में अगर रेवेन्यू कोर्ट या कलेक्टर साहब ने कोई आदेश पारित कर दिया है तो ऐसे मामलों में अगर एसटी के शोषण की बात हो और गैर एसटी गैर अनुसूचित जनजाति के लाभ के संव्यवहार की बात हो, तो वहां पर अब व्यवहार न्यायाधीश की भी अर्थात सिविल न्यायालय की भी शक्तियां होंगी। अर्थात कलेक्टर द्वारा किया गया आदेश, राजस्व न्यायालय द्वारा किया गया आदेश प्रान्याय के रूप में लागू नहीं होगा, दोबारा उनके उत्तराधिकारी ऐसे मामले को कोर्ट में ला सकते हैं और व्यवहार न्यायाधीश उसका निराकरण कर सकता है। अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।